हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक इट में आपका स्वागत है। और द हिंदू न्यूज़पेपर और उसका साइंस एंड टेक का पेज आप लोगों के सामने। ये वाला जो न्यूज़पेपर है ये आपका 13 तारीख का है और ये जो है वो आपका 20 तारीख यानी कि आज का है। ठीक है, इसके अंदर कुछ भी खास नहीं था, ना ही ये आर्टिकल अच्छा है, ना ही ये आर्टिकल, ना ही ये आर्टिकल। ओके, और इस आर्टिकल में से सिर्फ एक सिंपल पॉइंट निकल करके आता है और ये छोटे छोटे से आर्टिकल्स में भी कुछ काम का नहीं है खास। ओके, तो इसलिए इसको पढ़ाया नहीं गया था, लेकिन अब इन 2-3 आर्टिकल को जो इम्पोर्टेंट से हैं, ये वाला है जैसे ये ठीक सा है, इन सभी को हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। साथ ही ये आर्टिकल अच्छा नहीं है, ये आर्टिकल बहुत अच्छा है, ये भी सही है, ये बहुत अच्छा है। ठीक है, ये छोटे छोटे आर्टिकल्स भी अच्छे हैं। तो आज के न्यूज़पेपर में काफ़ी सारी चीज़ें काम की हैं, इनको यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं। पहले 13 तारीख के न्यूज़पेपर में अगर हम पहली स्टडी को देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ था ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक। देखिए, एक होता है पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट के अंदर अलग अलग गोल्स हैं। इसके अंदर आपका जो मेन गोल है वो ये है कि ग्लोबल वार्मिंग को आपका 2 डिग्री सेंटीग्रेड प्री इंडस्ट्रियल लेवल का, उससे हमें नीचे नहीं ले मतलब पृथ्वी का जो टेम्परेचर है, अर्थ का ग्लोबल जो टेम्परेचर है, उसको प्री इंडस्ट्रियल लेवल के 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमें यहाँ पर रोकना है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है, वरना ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन बढ़ जाएगी। ओके, और कोशिश ये करनी है कि ये टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ पर रहे। अब बहुत सारी थ्योरीज यहाँ पर आती हैं, वो सब ये कहती हैं कि हम इसको नहीं हासिल कर सकते, 2 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर ऊपर पहुँच जाएगा, 2050 तक ऊपर पहुँच जाएगा। ओके, ये सब चीज़ें यहाँ पर निकल करके आती हैं। इन सभी स्टडीज़ के बीच में एक स्टडी ऐसी आई जिसने एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू यहाँ पर दिया। इन्होंने कहा कि ये जो पेरिस एग्रीमेंट के गोल हैं, यानी 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान तो को हमें यहाँ पर रोकना है, ये अभी भी हम हासिल कर सकते हैं, स्टिल विद इन रीच। ओके, तो ये बात इन्होंने यहाँ पर बताई और इन्होंने कहा कि पहले जो लोग यहाँ पर कहते थे कि ये सब नहीं हो पाएगा, वो सब चीज़ें ठीक नहीं हैं, हम इसको अभी भी यहाँ पर रोक सकते हैं। ये स्टडी यहाँ पर हुई और कुछ खास नहीं है, आपको पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के बारे में पता होना चाहिए। 2015 में हुआ, 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक अर्थ के टेम्परेचर को हमें रोक करके रखना है, इससे ऊपर नहीं बढ़ने देना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आई। दूसरी स्टडी आई प्रोक्सीमास थर्ड प्लैनेट। देखिए, आपकी जो कह सकते हैं सन का नियरेस्ट स्टार है, उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। इसका ये पॉइंट आप यहाँ पर याद रखिएगा। सन का नियरेस्ट जो स्टार नेबर है वो है आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी, और प्रोक्सिमा सेंचुरी के चारों तरफ अलग अलग तरीके के प्लैनेट्स उसकी ऑर्बिटिंग करते हैं, उनको हम एक्सो प्लैनेट कहेंगे। इनमें से हमें 2 अभी तक पता थे, ये हमें तीसरा जो प्लैनेट है वो यहाँ पर देखने के लिए मिला है। तो साफ साफ स्टडी ये कहती है कि प्रोक्सिमा का थर्ड प्लैनेट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिला। इस थर्ड प्लैनेट का नाम है प्रोक्सिमा डी। इस पॉइंट को आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो ये थर्ड प्लैनेट है इस सिस्टम के अंदर। इससे पहले 2 प्लैनेट्स हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल चुके हैं, उनको भी हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। ये जो प्रोक्सिमा डी है ये ऑर्बिट करता है अपने इस स्टार को। ओके, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 5 दिन के अंदर जो है वो इसकी कंप्लीट ऑर्बिटिंग यहाँ पर करता है। प्रोक्सिमा सेंचुरी ऑल्सो हैज़ अनदर नियर अर्थ साइज प्लैनेट इन इट्स हैबिटेबल जोन बट विच इज़ टाइटली लॉक्ड। ओके, इन सब चीज़ों को आप यहाँ पर इग्नोर करें। प्रोक्सिमा सेंचुरी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये बेसिकली एक स्टार है जो कि अर्थ के नियरेस्ट है। इसका जो मास है वो सन के मास का लगभग 12.5% है। ओके, और ये पार्ट है एल्फा सेंचुरी स्टार सिस्टम का। इसके अंदर 3 एक्सो प्लैनेट्स हैं जो इसकी ऑर्बिटिंग करते हैं। प्रोक्सिमा सेंचुरी बी हमें पता था, प्रोक्सिमा सेंचुरी सी हमें पता था, और अब नया मिला है प्रोक्सिमा सेंचुरी डी, जिसके ऊपर ये आर्टिकल यहाँ पर आया। ये तो ये नया प्लैनेट है और नया एक्सो प्लैनेट यहाँ पर डिस्कवर हुआ जिसका नाम है प्रोक्सिमा डी। और इसको जो डिस्कवर किया गया वो डिस्कवर किया गया बाय यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी के वेरी लार्ज टेलीस्कोप के द्वारा, जो कि चिली में यहाँ पर बेस है। ओके, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी कि इस तरीके के एक्सो प्लैनेट्स डिस्कवर किए जा रहे हैं। तो अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि ये जो आपकी प्रोक्सिमा सेंचुरी स्टार सिस्टम है ये आपका अर्थ से या फिर आपके जो सन है उससे 4 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। तो ये अगर हम लाइट ईयर्स में इसको डिवाइड करें तो 4 लाइट ईयर के बाहर आपका ये जो अल्फा सेंचुरी सिस्टम है ये यहाँ पर पड़ता है। तो ये पॉइंट भी आप यहाँ पर याद रखेंगे कि 4 लाइट ईयर्स अवे ये चीज़ यहाँ पर है। ओके, तो ये सारी स्टडीज़ यहाँ पर छोटी छोटी देखने के लिए मिली। उसके बाद एक तीसरी स्टडी यहाँ पर हुई जिसमें आपको जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जो कि एक नासा का प्रोजेक्ट था, और इसका जो ये दिसंबर 2021 में यहाँ पर लॉन्च किया गया। इसका जो मकसद था वो था कि यूनिवर्स कैसे बना उसके बारे में पता लगेंगे, यूनिवर्स में पहला स्टार किस तरीके से बना उसके बारे में पता लगेंगे, और जो दूर से बहुत फारेस्ट हमारे कुछ ऐसी कॉस्मिक बॉडीज़ हो सकती हैं जहाँ से अलग तरीके के रेडिएशंस आते हैं, उनको भी डिटेक्ट करने का काम इसका ही यहाँ पर था। ओके, इसके बारे में हम आपको साइंस रिपोर्टर मैगजीन दिसंबर 2021 में पढ़ा चुके हैं बहुत ज़्यादा डिटेल में। यहाँ पर क्या दिखाया गया है
ये टेलीस्कोप यहाँ पर लॉन्च किया गया और नासा का टेलीस्कोप है। काफ़ी फीचर्स इसके अंदर थे, मैंने सारे फीचर्स यहाँ पर बताए। कितना बड़ा है, गोल्ड मिरर इसके अंदर लगा हुआ है, ये सब भी हमने आपको बताया। प्राइमरी मिरर के कितने सेगमेंट हैं ये सब भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इन्होंने अपनी पहली स्टडी यहाँ पर की और पहला जो टारगेट है वो इनका था एक एक देखिए, एक बेसिकली नक्षत्र इसको हिंदी में कहते हैं, एक नक्षत्र है जिसका नाम है आपका उर्सा मेजर। ओके, तो URSA और MAJOR ये इसका जो है वो एक बेसिकली कॉन्स्टलेशन है। वहाँ से आपकी आने वाली जो लाइट बीम्स हैं, वहाँ से जो इंफ्रारेड रेडिएशन रिलीज होता है, उसको यहाँ पर देखने का काम इसका यहाँ पर था और इसने इसको सक्सेसफुली स्पॉट कर लिया। ठीक है, तो ये आर्टिकल यही है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप स्पॉट्स इट्स फर्स्ट स्टार इन उर्सा मेजर। ओके, तो इस वाली जो कॉन्स्टलेशन है, ये वाला जो नक्षत्र है, नक्षत्र बेसिकली आपके ऐसी सिस्टम को कहते हैं जिसमें स्टार्स एक पैटर्न में अरेंज होते हैं। ओके, तो उसमें ये चीज़ें आपको नज़र आएंगी कि ये चीज़ें देखने के लिए मिली। तो ये आपको इतना याद रखना है। उसके अलावा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए कि हबल स्पेस टेलीस्कोप रिटायर हो चुका है और उसकी जगह पर आपका ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अब यहाँ पर मदद करेगा। इसके अंदर जो गोल्ड प्लेटेड मिरर यहाँ पर लगा हुआ है और लार्जेस्ट एवर इस तरीके का मिरर है जो कि स्पेस में भेजा गया 6.5 मीटर रेडियस का। ओके, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी, बाकी इस स्टडी से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। तो ये सारे जो पॉइंट्स थे ये आपको 13 तारीख के न्यूज़पेपर में मिल जाते। अब चलते हैं 20 तारीख के न्यूज़पेपर में जो कि आज है। पहला आर्टिकल यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, इसमें लिखा हुआ है गोइंग बियॉन्ड डार्विन। देखिए, डार्विन ने अपनी थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। उसके अंदर इसने यहाँ पर ये बात बताई कि नेचुरल सिलेक्शन जो होता है वो एक तरीके से ग्रेजुअल प्रोसेस है। इन्होंने कहा कि धीरे धीरे नेचुरल सिलेक्शन होता है, किसी भी जीव को एनवायरनमेंट के अनुकूल ढलने के लिए कुछ समय लगता है। उन्होंने इस चीज़ को यहाँ पर बताया। ओके, ये बात डार्विन ने अपनी जो थ्योरीज हैं उसमें कोडिफाई किया, जिसका नाम है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जो कि नेचुरल सिलेक्शन के बेस पर है। इसमें ग्रेजुअल प्रोसेसेस के बारे में यहाँ पर बताया गया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि साइंटिस्ट ने ऐसे इवोल्यूशन को डिटेक्ट किया है, ऐसे इवोल्यूशनरी चेंज को डिटेक्ट किया है जो कि एकदम से हो रहे हैं, जो कि सडन एकदम से देखने के लिए मिल रहा है, यानी उनमें समय नहीं लग रहा। यानी कि जो डार्विन की थ्योरी है आपकी इवोल्यूशन की, जिसमें उसने कहा कि धीरे धीरे यहाँ पर आप देखो नेचुरल सिलेक्शन होगा, ये यहाँ पर गलत हो गई। ओके, तो इस चीज़ को यहाँ पर गलत सिद्ध कर दिया गया। इन्होंने एक तरीके का पौधा है जिसका नाम है कोलम्बाइंस, और ब्लू कोलम्बाइंस है, कोलोराडो में ये उगता है। ओके, इसमें स्पेसिफिक म्यूटेशन देखने के लिए मिले अकॉर्डिंग टू द चेंजेस, और वो किस तरीके से हुए नॉट इंपॉर्टेंट, आपको सिर्फ इतना जानना था कि हाँ, लोग डार्विन की थ्योरी को भी गलत प्रूफ करने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी कि ये ग्रेजुअल स्टेप्स में नहीं हुआ, इसके अंदर जो भी चेंजेस हुए वो एकदम कह सकते हैं कि सडन हुए, एकदम जम्प्स में यहाँ पर हुए, तुरंत आपको देखने के लिए मिला ये एवोल्यूशन। तो इतना सा आपको यहाँ पर जानना था कि ये स्टडी यहाँ पर हुई और इसमें डार्विन की थ्योरी को गलत सिद्ध करने की कोशिश की गई। उसके बाद ये आर्टिकल यहाँ पर आता है जिसके अंदर आपको ओमिक्रॉन के अंदर अलग अलग तरीके के सब लीनिएज हैं, जिसमें एक है BA.2 और इससे पहले आया था BA.1। BA.1 इतना ज़्यादा फास्ट नहीं था जितनी तेज़ी से आपका BA.2 यहाँ पर स्प्रेड हो रहा है। कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, UPSC के लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसके अंदर का एक अलग से सब लीनिएज किस तरीके का होता है। जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, व्हाट इज़ दिस वायरल लोड, जैसा कि हमने पिछली वीडियोज़ में भी डिस्कस किया, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बाकी आपको इसके डिटेल में नहीं जाना। ये वाला आर्टिकल अच्छा है, इसके अंदर हमने जो है वो बताया है आपको। यहाँ से 3 पॉइंट निकल करके आते हैं। पहला आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेगा कि व्हाट इज़ दिस डार्क मैटर की डेफिनेशन आपको पता लगेगी। दूसरा आपको यहाँ से जो है वो प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स के बारे में पता लगेगा। तीसरा जो है वो आपको यहाँ से ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में पता लगेगा, और चौथा यहाँ से आपको ग्रेविटेशनल लेंसिंग का कंसेप्ट क्लियर होगा। ओके, तो इस आर्टिकल को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वन बाई वन चीज़ों को यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। पहले जानते हैं कि डार्क मैटर यहाँ पर क्या होता है। तो ये डार्क मैटर की डिस्कस यहाँ पर हम करते हैं। देखिए, डार्क मैटर बेसिकली एक हाइपोथेटिकल फॉर्म है मैटर की। अभी तक इसके बारे में कोई एविडेंस यहाँ पर नहीं मिला है क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा। ओके, तो जो चीज़ दिखाई नहीं दे रही उसको साइंटिस्ट ने डार्क मैटर नाम दे दिया है। अच्छा, आर्टिकल जो है वो स्पेस से रिलेटेड है, इतना तो आप यहाँ पर समझ ही चुके होंगे। एस्ट्रोनॉमिकल जो ऑब्जेक्ट्स हैं हम उनकी यहाँ पर बात करेंगे। पूरा यूनिवर्स है आपका, उस यूनिवर्स में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत तेज़ चमकती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हल्की चमकती हैं लेकिन चमकती तो हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल भी नहीं चमकती। जो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं चमकती उनको डार्क मैटर कहते हैं। ये हमारी लोकल डेफिनेशन यहाँ पर हो गई। अब हम इसको फॉर्मल लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे कि जो चीज़ें नहीं चमकती उनको डार्क मैटर कहते हैं। तो हम इसको इसलिए डार्क कहेंगे,
देखिए, जितने भी यहाँ पर स्टार्स वगैरह हैं जो कि चमक रहे हैं, वो किस वजह से चमक रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं और इमिट करते हैं। ओके, तो ऐसे जितने भी एरियाज़ हैं यूनिवर्स के अंदर जिनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का कोई एविडेंस नहीं मिल रहा, यानी वहाँ से किसी तरीके की लाइट ना तो एब्जॉर्ब हो रही है, ना रिफ्लेक्ट हो रही है, ना ही इमिट हो रही है, उन सभी एरियाज़ को डार्क मैटर कहा जाता है। और कहा यह जा रहा है कि पूरे यूनिवर्स में लगभग 85% ऑफ द मैटर आपका डार्क मैटर के रूप में यहाँ पर है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी। डार्क मैटर की इतनी डेफिनेशन आप यहाँ पर याद में रखेंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई कि एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन सजेस्ट करती है कि यूनिवर्स जो है वो डार्क मैटर का बना हुआ है। और डार्क मैटर के कारण आपको मिलेगा कि बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट भी किए गए हैं। मैनी लार्ज लैब एक्सपेरिमेंट्स हैव ट्राइड टू डिटेक्ट द एलिमेंट्री पार्टिकल्स दैट कुड बी कैंडिडेट फॉर द डार्क मैटर। अच्छा, हाउएवर सच डार्क मैटर पार्टिकल्स हैव नॉट बीन डिटेक्टेड अंटिल नाउ। ये डार्क मैटर्स हमें यहाँ पर बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिले हैं। इसमें एक चीज़ जो स्टडी के अंदर यहाँ पर बताई गई है वो ये है कि डार्क मैटर के आसपास से हमें रेडिएशन भी देखने के लिए मिलते हैं। लाइट के पिछले रेडिएशन देखने के लिए मिले हैं। तो वो किस वजह से देखने के लिए मिले? मान लो कोई डार्क एरिया है, वहाँ से लाइट आ रही है, उसको डिटेक्ट किया गया, लेकिन ये नहीं पता चला कि वो आ कहाँ से रही है। तो डार्क मैटर के अंदर ऐसा कौन सा सोर्स है जो कि लाइट को इमिट कर रहा है? या डार्क मैटर के अंदर बेसिकली अगर हम बात करें तो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं जो कि मिला करके डार्क मैटर को यहाँ पर बनाते हैं? ओके, तो उस चीज़ के यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। ओके, तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी। दूसरी चीज़ आपको जो यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी वो ये है कि सो द क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कुड द डार्क मैटर बी कंपोज। डार्क मैटर के अंदर है क्या क्या? जब हमें अभी तक मिला नहीं है तो फिर इसके अंदर है क्या क्या? इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर आपकी मिली हुई हैं, या फिर कौन कौन सी ऑब्जेक्ट्स हैं, क्या ब्लैक होल्स इसके अंदर में आते हैं? इन सब चीज़ों के ऊपर यहाँ पर स्टडी चल रही है। आपको जस्ट इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि हाँ भाई क्या है डार्क मैटर और इसके अंदर से क्या क्या चीज़ें निकल करके आ रही हैं। अभी इसको थोड़ा सा साइड में करते हैं और जानते हैं कि व्हाट इज़ दिस प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स। ओके, यूनिवर्स बहुत पुराना है, उसके अंदर आपको मिल जाएंगे अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्ट्स भी जो बहुत पुराने हो गए हैं, वो भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। बिग बैंग के समय के ऑब्जेक्ट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो उस बिग बैंग के समय पर जब आपकी जो भी ब्लैक होल्स यहाँ पर क्रिएट हुए उनको प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स यहाँ पर कहते हैं। तो ये चीज़ आपको मिलेगी। ब्लैक होल क्या है तो वो आपके, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, इस टाइम यहाँ पर नहीं जाते हैं कि व्हाट इज़ दिस ब्लैक होल, बस आप समझो कि ये पर ब्लैक होल है। ओके, तो ब्लैक होल जो है वो आपका इस तरीके की चीज़ मिल जाएगी। और इसके अंदर आपको मिलेगा कि ये ब्लैक होल प्राइमोर्डियल इसको कहते हैं क्योंकि ये पहले यूनिवर्स में बने थे। ओके, तो ये चीज़ आप इतनी इस टाइम ध्यान में रखो कि व्हाट इज़ दिस डार्क मैटर और व्हाट इज़ दिस प्राइमोर्डियल ब्लैक होल। हालांकि प्राइमोर्डियल ब्लैक होल के ऊपर हम अभी ज़्यादा नहीं जाएंगे, इसकी डेफिनेशन जस्ट यहाँ पर दी गई है तो आप इसको देख सकते हो इतना। एक होता है लिगो डिटेक्टर, उसने इनको यहाँ पर कंफर्म भी किया है कि हाँ भाई प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स यहाँ पर होते भी हैं। अब चलते हैं आगे और देखते हैं व्हाट इज़ दिस ग्रेविटेशनल लेंसिंग, और उसके बाद देखेंगे व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल वेव्स। ओके, देखो ये सब डार्क मैटर है जितना भी आप इमेज के अंदर देख रहे हो। अभी जो इमेज यहाँ पर आएगी इसके अंदर ये सारा का सारा जो है वो डार्क मैटर है। ठीक है, इसके अंदर किसी और जगह से आपकी कह सकते हैं कि लाइट बीम यहाँ पर आई, और लाइट बीम जो इस तरीके से यहाँ पर आई वो किसी बीच में जो प्रेजेंट यहाँ पर था, हमें नहीं पता डार्क मैटर में क्या क्या चीज़ें यहाँ पर होती हैं। लेट्स से देयर इज़ सम ब्लैक होल इन द डार्क मैटर। ओके, लाइक दिस इज़ द ब्लैक होल। ओके, ये ब्लैक होल यहाँ पर है, तो लाइट यहाँ पर आई। ब्लैक होल के अंदर ग्रेविटेशनल पुल काफ़ी ज़्यादा होता है, इस चीज़ को भी आप यहाँ पर याद रखिएगा। लाइट वहाँ से एस्केप नहीं कर सकती। ये लाइट की रे यहाँ से आई और ग्रेविटेशनल पुल के कारण ये दो भागों में यहाँ पर इस तरीके से बटी। तो ये चीज़ हमें ये दिखाती है कि यहाँ पर कुछ चीज़ प्रेजेंट थी जिसकी वजह से लाइट में ये चीज़ें हमें देखने के लिए मिली, लाइट के पाथ में चेंजेस हुए। अगर मैं इस पूरी स्लाइड को यहाँ पर क्लियर कर दूँ तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि इससे पहले जो इमेज यहाँ पर है ये वाली, तो इसमें आप देखिए कि लाइट का पाथ सीधा होना चाहिए था, लेकिन इस बीच में आने वाले किसी चीज़ के कारण वो ब्लैक होल हो सकती है या फिर कोई और चीज़ हो सकती है जो कि हमें दिखाई नहीं दे रही क्योंकि वहाँ पर डार्क मैटर है। तो उसकी वजह से ये अपना जो पाथ है वो यहाँ पर चेंज हो रहा है, लेकिन हमें ये पता चला कि लाइट जो है वो एम्पलीफाई हुई है, और ये लाइट एम्पलीफाई हुई है उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग। ओके, तो ये पॉइंट आपको मिलेगा। ग्रेविटेशनल लेंसिंग की अब थोड़ी सी फॉर्मल डेफिनेशंस की यहाँ पर बात करते हैं। तो पेपर ने इस चीज़ को भी बताया कि जो ग्रेविटेशनल वेव्स, अब थोड़ा सा ग्रेविटेशनल वेव्स को भी देख लेते हैं। तो ये जो फिनोमिना अभी हमने लाइट के साथ डिस्कस किया, ये सेम फिनोमिना ग्रेविटेशनल वेव्स के साथ भी होता है। ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होती हैं? तो ग्रेविटेशनल वेव्स भी हाइपोथेटिकल वेव्स हैं, इनका भी कोई डिटेक्शन अभी तक नहीं देखने के लिए मिला है। जब दो न्यूट्रॉन स्टार
या दो ब्लैक होल या फिर एक न्यूट्रॉन स्टार एक ब्लैक होल एक दूसरे की ग्रेविटी के अंदर एक दूसरे का चक्कर लगाते रहते हैं, जैसा कि आप इमेज के अंदर देख रहे हैं। तो इस तरीके की वेव्स जनरेट होती हैं जैसा कि इमेज में दिखाई गई हैं। इन वेव्स को ग्रेविटेशनल वेव्स कहते हैं। ये बहुत दूर तक यहाँ पर ट्रैवल कर सकती हैं। ओके, तो आप देख सकते हो इस इमेज के अंदर, दिस इज द सोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल वेव इन द डिस्टेंस यूनिवर्स। ये सोर्स किसी भी तरीके का हो सकता है, दो न्यूट्रॉन स्टार हो सकते हैं, दो अलग अलग तरीके के ब्लैक होल्स हो सकते हैं जो कि एक दूसरे की ग्रेविटी के अंदर चक्कर लगा रहे हैं। यहाँ से आपकी ग्रेविटेशनल वेव चली, ग्रेविटेशनल वेव चली, बीच में हो सकता है कि किसी तरीके का ब्लैक होल डार्क मैटर के रूप में यहाँ पर हो, जैसा कि अभी पिछली इमेज में हमने डिस्कस किया था। इसके बाद लाइट इस तरीके से यहाँ पर जा रही थी, लेकिन अब चूंकि बीच में ब्लैक होल आ गया तो लाइट की जो इंटेंसिटी है वो या तो तेज हो गई या फिर कम हो गई, यानी उसमें फ्लक्चुएशंस हमें यहाँ पर देखने के लिए मिले। हम यहाँ बैठे हुए इसको डिटेक्ट कर रहे हैं, हमारे पास ये सीधी जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं वो सीधी यहाँ पर नहीं आई, तो हमें यहाँ पर पता चला कि बीच में किसी चीज़ से टकराई हैं डार्क मैटर के अंदर, इसका मतलब कुछ ना कुछ कंसिस्ट है। ओके, तो व्हाट ए गुड फ्रैक्शन ऑफ द यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ डार्क मैटर, मैंने बताया 85% डार्क मैटर यहाँ पर है। और जब डार्क मैटर इफ़ द डार्क मैटर के अंदर ब्लैक होल्स हैं तो ग्रेविटेशनल वेव्स इनसे यहाँ पर टकराती हैं और उनमें यहाँ पर आपको इस तरीके के चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। इन चेंजेस को हम डिटेक्ट करते हैं और पता करते हैं कि आपका जो डार्क मैटर है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर हैं। लेट्स से ये आपकी हो गई अर्थ, ये आपका जो है वो बीच में पूरा का पूरा जो है वो डार्क मैटर हो गया, इसके अंदर कोई भी ब्लैक होल यहाँ पर हो सकता है और यहाँ पर आपका ग्रेविटेशनल वेव्स यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं। अभी आप कंसेप्ट को समझने के लिए इसको ग्रेविटेशनल वेव समझो या फिर आप इसको लाइट समझो, दोनों की दोनों चीज़ें जब यहाँ पर आएंगी तो बीच में ब्लैक होल के कारण जो डिटेक्टर हैं यहाँ पर वो इस चीज़ को डिटेक्ट कर लेंगे कि भाई लाइट जो है वो सीधे नहीं आई, वो किसी ना किसी तरीके से मुड़ी हुई है। ओके, तो आप देखो कि पेपर ने इस चीज़ को एक्सप्लोर किया कि ग्रेविटेशनल वेव्स जब यहाँ पर किसी रास्ते से टकराती हैं, ट्रैवल कर रही हैं टूवर्ड्स द अर्थ फ्रॉम द डिस्टेंस, दे इन्वोक ए फिनोमिना जिसको हम ग्रेविटेशनल लेंस कहते हैं। तो यहाँ पर जो फिनोमिना होगा इन बिटवीन उसको हम ग्रेविटेशनल लेंस या उसको लेंसिंग यहाँ पर कहेंगे। ओके, तो ये रेगुलरली एस्ट्रोनॉमी में चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। जब लाइट ट्रेवल करती है स्पेस के थ्रू, डार्क मैटर के थ्रू, तो वो अलग अलग तरीके के कुछ कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, कोई स्टार हो सकता है, कोई गैलेक्सी हो सकती है, कोई ब्लैक होल हो सकता है, उन सब के कारण एम्पलीफाई यहाँ पर हो जाते हैं। द इंटेंस ग्रेविटी उस बॉडी की, जैसे कि ब्लैक होल के अंदर होता है, वो लाइट को अट्रैक्ट करती है और उसको बेंड कर देती है। उसका जो स्ट्रेट पाथ होता है जिस पाथ से वो सीधे आती, अगर ब्लैक होल ना होता वो पाथ यहाँ पर टेढ़ा हो जाता है। तो इस फिनोमिना को ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं और पहली बार इसको आर्थर एडिंगटन ने इसको 1919 में यहाँ पर डिटेक्ट किया था। अगर ऑब्जेक्ट के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है तो वो ज़्यादा लाइट को यहाँ पर आपका रिफ्लेक्ट करेगा और उसको हम जो है वो स्ट्रॉन्ग लेंसिंग कहेंगे। सिमिलरली एक होता है माइक्रो लेंसिंग, अगर लाइटर ऑब्जेक्ट्स हैं तो आपकी माइक्रो लेंसिंग उसको यहाँ पर कहेंगे। ओके, तो ये तो लाइट के कारण हो गई। सिमिलर जो लेंसिंग है वो आपकी ग्रेविटेशनल वेव्स में भी यहाँ पर देखने के लिए मिलती है और ये आपको इस बात का सिद्ध करने की कोशिश यहाँ पर करता है कि डार्क मैटर के अंदर किस तरीके से ब्लैक होल्स भी यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट होते हैं। तो ये चीज़ें मिलेंगी कि किस तरीके से हम ग्रेविटेशनल वेव्स की मदद से ये डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि डार्क मैटर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। ओके, तो ये आर्टिकल आपको इतना यहाँ पर पढ़ना था और ये आपका पूरा हुआ। उसके बाद आगे चलते हैं और यहाँ पर आपको अगर आर्टिकल मिला और इसके अंदर बताया गया सुपर मैसिव ब्लैक होल्स के बारे में, तो सारे के सारे जो आर्टिकल्स हैं वो सारे आर्टिकल्स ब्लैक होल वगैरह या फिर एस्ट्रोनॉमी वगैरह से रिलेटेड हैं। इन्होंने यहाँ पर ये एक्सप्लेन किया कि यूनिवर्स के अंदर जो मोस्ट एनर्जिक ऑब्जेक्ट्स हैं, स्पेशली ब्लैक होल्स की बात हो रही है। ब्लैक होल्स आर द डेंसेस्ट ऑब्जेक्ट जो हमारे यूनिवर्स में, और मोस्ट एनर्जिक ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। ओके, इन्होंने बताया कि जो यूनिवर्स के मोस्ट एनर्जेटिक ऑब्जेक्ट्स हैं वहाँ से किस तरीके से रेडिएशन यहाँ पर आपके पहुँचते हैं। ये स्टडी बेसिकली आपको काफ़ी कुछ इसके बारे में पता भी है, ये उसके बारे में और ज़्यादा यहाँ पर डिटेल में बताएगी। अभी देखते हैं कि किस चीज़ की बात यहाँ पर की जा रही है। तो पहले देखते हैं एक नई चीज़, ये आपको मिलेगी एक ब्लैक होल की संरचना, और ये सिंपल ब्लैक होल नहीं है, ये आपका बेसिकली ये अभी थोड़ी सी देर में आते हैं इधर, ठीक है। ये एक एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई है, ब्लैक होल की दूसरी जो फॉर्म है उसको हम यहाँ पर ये कहते हैं। ओके, ये एडवांस फॉर्म हो गई, इसको अभी हम देखते हैं। ओके, ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर हुए, ऑब्जर्वेशंस ने दिखाया कि एक डोनट शेप्ड क्लाउड ऑफ कॉस्मिक डस्ट और गैस जो है वो एक ब्लैक होल के चारों तरफ यहाँ पर घूम रहा है, और ऐसा ब्लैक होल जो कि आपको मिल्की वे के सेंटर में भी मिल जाएगा, जो कि बेसिकली मोस्ट एनर्जेटिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं ओके यूनिवर्स के। तो होता क्या है, दिस इज़ ब्लैक होल, ये सेंटर देख रहे हो, ये सेंटर में आपको ब्लैक होल देखने के लिए मिल जाएगा। इस ब्लैक होल के चारों तरफ आपको डस्ट के बहुत डेंटेस्ट पार्टिकल्स देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि कॉस्मिक डस्ट के रूप में यहाँ पर जाने जाते हैं, उनके क्लाउड देखने के लिए मिल जाएंगे। ओके, तो
इसकी वजह से हम ब्लैक होल को देख नहीं पाते, यानी कि जो ऑब्सक्योर है वो यहाँ पर ब्लैक होल हो जाता है। तो इसके कारण ये अंदर डिस्क भी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। अब ये ब्लैक होल कोई सिंपल ब्लैक होल नहीं है, ये एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है। सुपर मैसिव ब्लैक होल्स की जो बेसिकली सुपर मैसिव जो ब्लैक होल्स होते हैं वो सन के मास के कई बिलियन टाइम्स होते हैं। ओके, तो ऐसे जो सुपर मैसिव ब्लैक होल हैं हर गैलेक्सी के सेंटर पर यहाँ पर पाए जाते हैं। हमारी मिल्की वे है उसके सेंटर पर वही आपको मिल जाएगा जिसका नाम है सेजिटेरियस ए। ओके, ऐसे ही आपको एक और गैलेक्सी है जिसका नाम है मेसियर 77, उसके सेंटर पर भी हमें ये मिल जाएगा। ओके, तो इस तरीके के सुपर मैसिव ब्लैक होल्स हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। अब ये सुपर मैसिव ब्लैक होल्स और उनसे रिलेटेड स्टडीज़ यहाँ पर देखने के लिए मिली। और इसके अगर हम देखें तो लगभग 30 साल पहले एक कंसेप्ट यहाँ पर उभर करके आया था जिसका नाम है एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई। एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई के बारे में अभी जानेंगे। तो ये जो आपकी एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई हैं ये सुपर मैसिव ब्लैक होल्स का ये एक फिनोमिना है। ऐसे सुपर मैसिव ब्लैक होल्स जिनके चारों तरफ कॉस्मिक डस्ट के क्लाउड्स यहाँ पर बन जाते हैं, उसके बीच में से एक जेट रेडिएशन यहाँ पर निकलता है, उनको एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई कहते हैं। उसके ऊपर ये स्टडी यहाँ पर हुई और ये स्टडी ये बताना चाहती है कि ये जो आपके एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई हैं किस तरीके से फॉर्म होते हैं, ये चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो आपको जस्ट बेसिक पता होना चाहिए व्हाट इज़ एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई, तो ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। अभी और बताते हैं इसके बारे में। मैंने बताया आपको कि मिल्की वे का जो सेंट्रल ब्लैक होल है उसको सैगिटेरियस ए यहाँ पर कहते हैं या फिर सैग ए भी यहाँ पर कहते हैं। मिल्की वे का अपना सुपर मैसिव ब्लैक होल है जो कि सूरज के मास का लगभग 4 मिलियन टाइम्स बड़ा है। ओके, लेकिन इस समय ये क्वाइट है, तो इसको हम कहेंगे पैसिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई। हम बात कर रहे हैं एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई की, तो इसीलिए हमें दूसरी गैलेक्सी में जाना पड़ा जिसका नाम है मेसियर 77 और उसके जो सेंटर में आपका सुपर मैसिव ब्लैक होल है उसके ऊपर ये स्टडीज़ यहाँ पर की गई हैं। ओके, तो अगर हम इसकी यहाँ पर बात करें तो ये आपकी एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लिया यहाँ पर देखने के लिए मिला। सेंटर ऑफ एक्टिविटी, दीज आर प्लेसेस एट द सेंटर ऑफ मैनी लार्ज गैलेक्सीज। मैंने आपको बताया व्हाट आर एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई। तो एक गैलेक्सी होगी उसके सेंटर में सुपर मैसिव ब्लैक होल होगा, उस सुपर मैसिव ब्लैक होल के चारों तरफ क्लाउड होंगे जो कि डस्ट पार्टिकल्स के गैसेस के बने हुए होंगे और उसके बीच में से एक जेट बीम यहाँ पर जा रही होगी। इस पूरे के पूरे जो स्ट्रक्चर है उसको हम कहेंगे एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई। चूँकि ये एक्टिव है इसीलिए इसको एक्टिव कहेंगे। पैसिव कैसा है, जैसा कि आपका जो अपनी गैलेक्सी है उसके अंदर में। ओके, तो ये चीज़ें मिलेंगी इसके अंदर। देखो दीज आर द प्लेसेस और ये आपको सेंटर ऑफ बहुत सारी गैलेक्सीज के सेंटर पर देखने के लिए मिल जाएंगे। और कह सकते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं यूनिवर्स की मोस्ट एनर्जेटिक आउटबस्ट। सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक जो चीज़ें हैं वो यहाँ से निकलती हैं। एक तो ब्लैक होल है, ऊपर से सुपर में से ब्लैक होल है। ओके, तो ये चीज़ें मिलेंगी आपको। इसके अलावा द एनर्जी एराइज होती है फ्रॉम द गैस वायलेंटली फॉलिंग इनटू ए सुपर मैसिव ब्लैक होल। गैस वगैरह के पार्टिकल्स उनमें अलग अलग तरीके के कोलिजन, उससे जितनी भी यहाँ पर आप देख सकते हो एनर्जी यहाँ पर रिलीज होती है। तो इस वजह से सुपर मैसिव ब्लैक होल और एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई ये आपके कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर रिलीज़ करते हैं। ओके, दैट इज़ सराउंडेड बाय अ क्लाउड। ये भी मैंने आपको बताया कि क्लाउड से ये चीज़ें यहाँ पर सराउंड होती हैं। क्लाउड के अंदर आप ये गैसेज हो सकते हैं, कॉस्मिक पार्टिकल्स हो सकते हैं, या फिर आप देखो कि पार्टिकल्स ऑफ रॉक भी हो सकते हैं, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस के और कह सकते हैं कि सूट भी यहाँ पर हो सकता है। ओके, तो ब्लैक होल्स मैंने ये बताया आपको कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेंस ऑब्जेक्ट हैं जो कि ग्रेविटेशनल पुल इनके अंदर होता है, ये लाइट को भी एस्केप नहीं कर सकते। सुपर में से ब्लैक होल्स का ही एक पार्ट है और सेंटर की गैलेक्सीज के सेंटर पर पाया जाता है। हमारी के भी है और गैलेक्सीज पे भी है। ऐसे ही आपकी मेसियर 77 एक गैलेक्सी है, इसको आप स्क्विड गैलेक्सी भी कहते हो। हमारी गैलेक्सी से 47 मिलियंस लाइट अवे है। ओके, और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि इनका जो सुपर मैसिव ब्लैक होल है वो लगभग 10 मिलियन गुना है सूरज का। हमारा कितना है, 4 मिलियन गुना है सूरज का। ओके, ये चीज़ें आपको मिलेंगी। अब यूनिफाइड मॉडल यहाँ पर डेवलप किया गया। यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी वेरी लार्ज टेलीस्कोप जो चिली के अटाकामा डेजर्ट में लगा हुआ है, वहाँ से हमें एक यूनिफाइड मॉडल देखने के लिए मिला और इस मॉडल के जरिए हमने एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई किस तरीके से वर्क करते हैं उसके ऊपर थोड़ी सी स्टडी यहाँ पर की। ओके, दिस मॉडल होल्ड्स डेट द एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई, जो कि ये पूरी की पूरी इमेज याद रखो, बस ये सब भी याद रखो कि जहाँ से जेट निकलता है इसके अंदर आप देखो कि क्लाउड पार्टिकल्स भी यहाँ पर होते हैं। ओके, तो एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई ये मॉडल आपको इस चीज़ के बारे में बताया है कि एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई आर बेसिकली द सेम बट दैट सम अपीयर्स फ्रॉम द वेंटेज पॉइंट ऑफ अर्थ टू हैव द डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। ये सारे के सारे सेम होते हैं, जितने भी अलग अलग गैलेक्सीज़ के अंदर AGN आपको यहाँ पर देखने के लिए मिले वो सारे सेम है, लेकिन उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होने का कारण आपका सिंपल है।
इसके अंदर आपके जो चारों तरफ क्लाउड है, देखिए सुपर मैसिव गैलेक्सी ब्लैक होल हो गया, उसके चारों तरफ आपके यहाँ पर जो क्लाउड्स हैं वो कहीं पर डेंस हैं, कहीं पर आपके हल्के हैं। तो जहाँ पर हल्के हैं वहाँ पर हम उनको डिटेक्ट कर पा रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग हैं। जहाँ पर डेंस हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर अलग हैं। तो मैसियर 77 के अंदर जो एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई है इज़ वन ऑफ द डार्क वन, वो बहुत ज़्यादा डार्क है और इसकी वजह से आपके जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो करने में दिक्कत आ रही है। और ये चीज़ें आपको इतनी यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो व्हाट इज़ दिस एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई, आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए और आ चुकी होंगी। ओके, तो जस्ट ऊपर ऊपर से चीज़ें याद रखो और ये काम आपका यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा। ओके, इसके बाद अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। और पुणे के अंदर बेसिक अगर हम बात करें तो एक सेंटर है जिसका नाम है एस्ट्रोनॉमर्स ऑफ नेशनल सेंटर ऑफ रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स। ओके, ये मिल जाएगा पुणे के अंदर। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया यूएस की, इन्होंने जायंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप का यूज़ करते हुए इस चीज़ को यहाँ पर बताया कि जो फास्ट रेडियो वर्स्ट होते हैं, फास्ट रेडियो देखिए यहाँ पर एक टर्म आपको पता चलेगी, व्हाट इज़ दिस फास्ट रेडियो बर्स्ट, आपको सिर्फ इस टर्म को यहाँ पर जानना था। और इन्होंने ये बताया कि व्हाट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन गैस फ्रॉम द होस्ट गैलेक्सी टू ए फास्ट रेडियो बर्स्ट। हमें इस स्टडी के अंदर डीप में नहीं जाना, हमें इस वर्ड का मतलब समझना है, व्हाट इज़ दिस फास्ट रेडियो बर्स्ट। ओके, तो इस चीज़ को समझ करके हम कहानी ख़त्म करेंगे। पहले हम इस पूरे पैसेज को यहाँ पर पढ़ते हैं, फिर देखते हैं हमें क्या चीज़ें यहाँ पर समझ में आई। फास्ट रेडियो बर्स्ट आर द एक्सट्रीमली ब्राइट। पहली बात तो ये समझ लो कि बहुत तेज चमकीले जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ये यहाँ पर हैं और साथ ही साथ रेडियो पल्सेस को रिलीज़ करते हैं। पहला पॉइंट, एक्सट्रीमली ब्राइट होते हैं, डार्क नहीं होते। ओके, रेडियो पल्सेस को रिलीज़ करते हैं, दूर की गैलेक्सीज से यहाँ पर आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इनको और चीज़ों से अलग करता है फास्ट रेडियो बर्स्ट का, ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ फ्यू मिली सेकेंड्स के लिए यहाँ पर आते हैं। ओके, ये एक लाइट की एक तरीके से बीम यहाँ पर आएगी, बहुत ही छोटे समय के लिए यहाँ पर आएगी, रेडियो बीम होगी, ब्राइट बीम होगी, लेकिन बहुत ही मिली सेकेंड्स के लिए यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। और ये जो फर्स्ट डिटेक्ट किए गए थे लगभग 15 साल पहले इनको डिटेक्ट किया गया था और उसके ऊपर जब से लेकर के काम यहाँ पर चल ही रहा है। और अभी जो डिस्कस यहाँ पर हो रहा है वो ये हो रहा है कि ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं इतनी सारी एनर्जी इतने छोटे समय में जो लाते हैं इसको हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे। तो ये जो स्टडी यहाँ पर हुई, the exercise has revealed the existing clues about the origin of the burst। ये इस चीज़ को बता रहे हैं कि फास्ट रेडियो बर्स्ट कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, कैसे ओरिजिनेट होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में इसको यहाँ पर डिस्कस किया गया है। अब मैं आपको एफआरबी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज़ जस्ट फैक्चुअल पॉइंट, तो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट एफआरबी 2007 में डिक्लेयर किए गए थे, लगभग 15 साल पहले इनको डिटेक्ट यहाँ पर किया गया था। और तब से जो है वो इसके सोर्स का कि इनका ये कहाँ से रिलीज़ हो रहे हैं, ये मिली सेकंड के लिए आते हैं, लेकिन कहाँ से आते हैं इस चीज़ के ऊपर हमें कुछ नहीं पता। ओके, तो उन सब चीज़ों के ऊपर स्टडी यहाँ पर चल रही थी। एफआरबीज़ हैं क्या, तो मैंने बताया ब्राइट बर्स्ट हैं, रेडियो वेव्स के रूप में यहाँ पर हैं। और रेडियो वेव्स बेसिकली यहाँ पर जो अप्रैल में भी थोड़ी सी स्टडी इसके ऊपर हुई थी, अप्रैल 2021 में। और तब हमें यहाँ पर पता चला था कि ये जो आपके मैग्नेटार्स होते हैं, यहाँ पर मैग्नेटार्स बेसिकली एक तरीके के न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं जिनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं लेकिन स्पिन यहाँ पर नहीं होता। ओके, तो ये आपके जो हैं मैग्नेटार्स वहाँ से ये रिलीज़ हो रहे थे। हमें सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पर सोर्स हमें पता चला, लेकिन उसके ऊपर और स्टडीज़ अभी चल रही हैं। ओके, ये मिली सेकेंड स्केल के लिए आते हैं जिसकी वजह से इनको डिटेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और इनकी पोजीशन भी डिटेक्ट नहीं हो पाती कि स्काई में से ये मतलब यूनिवर्स से कहाँ से आए, कुछ नहीं पता इनके बारे में। और इन चीज़ों के ऊपर भी स्टडी यहाँ पर चल रही है। तो व्हाट इज़ दिस फास्ट रेडियो बर्स्ट, कुछ नहीं है, 3 पॉइंट याद रखने हैं, बहुत चमकीले हैं, रेडियो वेव्स के रूप में आते हैं, मिली सेकेंड के लिए आते हैं। और अभी जो रिसेंट स्टडी हुई उसमें पता चला कि मैग्नेटार से यहाँ पर आए थे। ओके, तो ये चीज़ें आपको इतनी याद रखनी है। बाकी इसके अंदर ये जो चीज़ें हैं ये सब आप यहाँ पर इग्नोर कर सकते हो, किसी काम की ये चीज़ें यहाँ पर नहीं है, क्योंकि हम साइंटिस्ट यहाँ पर नहीं बनना चाहते। एग्जाम के हिसाब से फास्ट रेडियो बर्स्ट क्या होते हैं, क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी और इसी के साथ आपकी ये जो पूरी चीज़ें हैं वो कवर हो गई हैं। ये सारे आर्टिकल्स आपको अच्छे मिल जाएंगे जो कि हमने डिस्कस किए डिटेल में। तो इन सब आर्टिकल्स के बाद वीडियो को एंड करते हैं और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।